Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 2 part 1 of object oriented software engineering. So in the last lecture we studied about the basic concepts of programming, object oriented programming like classes, objects. Objects are basically instances of classes. Classes are the templates with some attributes and some functions. Superclass is generalized class, and subclass which extends superclass. It means superclass properties and functions are inherited by the subclass along with some specialized attributes or functions or both. Then we discuss the concept of polymorphism. That means same name, method with same name and same number of arguments but different implementation in different classes, in different subclasses. So let's move on to the next concepts and let's complete this object oriented programming topic so that we can move on to the software engineering concepts and the implementation of software engineering in object oriented programming. This is the outline of today's lecture: software engineering, why, what and how, modeling complex systems, how we can model the complex systems in terms of software engineering, whether it be a modeling activity, whether it be a considered as a problem solving activity. So we'll discuss this today, inshallah. क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनानी होती हैं, अभी आज मैं इंशाल्लाह आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल शेयर करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें प्लानिंग में ये डिसाइड करना होता है कि हमारी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी इस सिस्टम की. सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे हम कहते हैं कि इसकी हमें ऑब्जेक्ट बनानी है. डज ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन नीड टू बी रिटेन्ड. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मुझे आगे यूज करना है तो मैं उसकी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे लास्ट ही पार्ट में इस लेक्चर की हमने बात की थी कि अगर कोई व्हीकल है और उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट बात की थी. लेट से मेरे पास एक कार की सब क्लास बनी हुई है और एक मैंने बस की सब क्लास बनाई है, ठीक है. तो अगर किसी एक स्पेसिफिक कार की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर केस स्टडी है, कोई ऐसी है, कोई प्रॉब्लम है जिसे मुझे कोई स्पेसिफिक मॉडल कार कर दिया हुआ है कि मुझे कार की इन्फॉर्मेशन रिटेन रखनी है, तो मैं इस कार का ऑब्जेक्ट बना लूंगी, ठीक है. इसी तरह से बस की भी जिस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर बस की मेंटेन करनी होगी तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लूंगी. डज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ सेट ऑफ नीडेड सर्विसेज दैट कैन चेंज इट्स एट्रीब्यूट्स. इसी तरह से डज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ सेट ऑफ नीडेड सर्विसेज. क्या उस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे सर्विसेज चाहिए, कुछ फंक्शनैलिटीज चाहिए जो उसके एट्रीब्यूट को चेंज करती है. ये भी आपको पता है क्लास के अंदर ही होता है. क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्ट और साथ में उसकी एट्रीब्यूट्स और साथ में उसकी फंक्शनैलिटी होती है. तो अगर उसको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए तो ही वो क्लास का पार्ट बनेगा, और जब वो क्लास का पार्ट बनेगा तो बीइंग एन ऑब्जेक्ट ही वो क्लास का पार्ट हो सकता है. डज ऑब्जेक्ट हैव मेजर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स जो उस क्लास का पार्ट है अगर उसके अंदर है तो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस क्लास की वो ऑब्जेक्ट. Can you identify common attributes for all object instances? Can you identify common operations for all object instances? इस तरह से जितनी एक ऑब्जेक्ट, लेट से अगर कार की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कार एक क्लास है, एक सब क्लास है, अगर इसकी मैंने 2 एट्रीब्यूट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, C1 एंड C2, C3, ठीक है, ये 3 इसकी ऑब्जेक्ट्स बन गई हैं. तो हमने ये देखना होगा कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है, इन तीनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए और कॉमन फंक्शंस भी होने चाहिए. और वो कॉमन एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस कौन से होंगे? जो इस कार के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो इसलिए यहाँ पर हमने ये डिस्क्राइब किया कि कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस हैं उनके अंदर ऑपरेशंस भी कॉमन होने चाहिए. जो कौन से होंगे? जो इस
क्लास के व्हीकल क्लास सब सुपर क्लास है। सो इस क्लास के अंदर जो कार की क्लास है उसके जो ऑपरेशंस या सर्विसेज होंगी या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स होंगे वो इसके अंदर कॉमन होने चाहिए। इज इट एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस और कंज्यूम्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली क्लास का पार्ट है, अगर आप उसको प्रोड्यूस करें या इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करें तो वो इसका पार्ट रहेगी, वो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसकी जरूरत होगी, अदरवाइज हम उसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। नाउ कम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल के अंदर बेसिकली ये बॉटम अप डिजाइन है। बॉटम अप डिजाइन मीन्स कि हम इसको नीचे वाले फेज से स्टार्ट करेंगे। एज इट इज अ फाउंटेन मॉडल, फाउंटेन की शेप हमें पता है अप साइड इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है, सो अपवर्ड्स में। तो यही केस हम इसमें भी कंसिडर करेंगे। बॉटम डिजाइन ये फाउंटेन मॉडल है, सो इट्स अ बॉटम अप डिजाइन, बॉटम से स्टार्ट करेंगे इसको डिस्कस करना। एक चीज का ख्याल रखना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल है इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है कि ये लाइफ साइकिल बेसिकली पैरेलल है, इसकी जितनी एक्टिविटीज हैं वो पैरेलल होंगी और साइड बाय साइड कैन बी कैरिड आउट साइड बाय साइड, ठीक है, सो पैरेलल में होंगी। अब यहाँ पर फाउंटेन मॉडल इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट हम इसको बॉटम से करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फेज, OOA मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फेज। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमने फुलफिल करनी है, कैरी आउट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फेज एंड प्लानिंग फेज। सो बेसिकली इसमें होगा ये कि आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, आपने कस्टमर के साथ मीटिंग करनी है जिसके रिजल्ट में कुछ रिक्वायरमेंट्स आएंगी। सो यू हैव टू गैदर रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि प्लानिंग करनी है। यू कैन से इट्स अ प्लानिंग फेज और यू कैन से वी हैव टू, अपनी जनरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी created with the classes in the project, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का फेस है उसमें हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट जब हमारे पास आ जाती हैं तो उसकी बेस पे हम एनालिसिस करते हैं कि इतनी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी, इतनी क्लासेस बनेंगी एज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है। इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए इसकी कितनी क्लासेस होंगी, कितनी ऑब्जेक्ट्स होंगी, किस तरह से उनका रिलेशनशिप होगा। बाद में फिर हम ये चीजें डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली हमें दो काम करने हैं। हमने रिक्वायरमेंट्स भी ले ली कस्टमर से और उसके बाद हमने इस चीज को एनालाइज कर लिया कि इसकी टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी, कितनी क्लासेस बनेंगी, कौन सी सुपर क्लास होगी, कौन सी सब क्लास होगी। इट मीन्स ये सारे का सारा काम हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के फेज के अंदर कर लिया है। देन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फेज, ठीक है। तो इस पे हमने बेसिकली इंप्लीमेंटेशन करनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फेज में जो ऊप वाला फेज लिखा हुआ है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फेज में क्या होगा, वी हैव टू इंप्लीमेंट प्रोग्राम या आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जावा, ठीक है। इस तरह C++, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, हमने उन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज यूज करके, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, ये भी पता है कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, तो इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए हमने इस केस में इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। सो ये भी साइड बाय साइड पैरेलल में हो रही है। फॉर रिवार्ड डेवलपमेंट ऑपरेशन मोड, फाइनली क्या होगा जब हमारी फॉर रिवार्ड डेवलपमेंट ऑपरेशन मोड की अब हमने जब डेवलपमेंट हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है, मीन्स डेवलपमेंट हो गई है, तो उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो ऑपरेशन मोड में होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेनेंस। एज वी ऑल नो कि आफ्टर ऑपरेशन या आप कह सकते हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट
हमारा जो सिस्टम होता है वो मेंटेनेंस मोड में आ जाता है, जिसमें आपने माइनर मेजर चेंजेस आप कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट हो चुकी होती है, अगर कोई फेलियर है तो उसको हम साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, अगर कोई क्लैरिफिकेशंस करनी है, कोई एरर्स खत्म करने हैं या कोई मेजर माइनर मॉड्यूल्स ऐड करने हैं तो हम उसमें मेंटेनेंस में वो काम कर रहे होते हैं। सो मेंटेनेंस के बाद भी ये एरो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है पैरेलल में ये चीजें चलती रहेंगी। एंड इट इज अ बॉटम अप डिजाइन। वाई इज कॉल्ड बॉटम अप डिजाइन? क्योंकि बॉटम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है, जिसमें हमने लाइफ साइकिल मॉडल, जो लाइफ साइकिल मॉडल इसका देखा है। तो फाउंटेन मॉडल है क्योंकि इसकी शेप जो है वो फाउंटेन की तरह आ रही है और पैरेलल में सारी एक्टिविटीज इसकी कैरी आउट होती हैं। बेसिकली होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें करनी है हमने बेसिकली उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे हमारे कोर्स का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करें इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह। सबसे पहले वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? एज अब पहले भी हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिसमें SDLC भी आप देख चुके हो ITSE में, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मज़ीद पढ़ें? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर हम उन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमें आइडिया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 9 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स टोटलिंग अबाउट $96.7 million वेयर द मनी वेंट, ठीक है, रिपोर्ट टू कांग्रेस कॉम्प्ट्रोलर जर्नल 1979। बेसिकली ये एक पाई चार्ट है जो ये शो करा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं एंड पुट इनटू ऑपरेशन वो कितने हैं। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो आपको येलो वाला इसमें पार्ट नजर आ रहा है, 45% डिलीवर्ड बट नेवर सक्सेसफुली यूज्ड। इट मीन्स कि 100 में से 45, अराउंड हाफ जो अमाउंट है इसकी या परसेंटेज है, वो डिलीवर हो गए। डिलीवर का मतलब है हमने उसकी डेडलाइन को तो मीट कर लिया, किसी ना किसी तरह से हमने प्रोडक्ट बना के दे दी, जो हमने फीचर्स लिखे थे, डेडलाइन को मीट कर लिया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा प्रोजेक्ट, क्योंकि हो सकता है डेडलाइन मीट ना कर रही हो और एंड में हमने जल्दी जल्दी से काम करके डिप्लॉय करके दे दिया हो। सो वो डिलीवर हो गया लेकिन सक्सेसफुली यूज नहीं हो सके। 45% प्रोजेक्ट थे। 30% प्रोजेक्ट्स को देखें तो पेड फॉर बट नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, 30% भी अच्छी खासी परसेंटेज है। सो उसमें हमें पे करना हुआ, पे हमने किया लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, ठीक है, डिलीवर नहीं कर सकते, यानी कि डेडलाइन हमारी मीट नहीं हुई, प्रोजेक्ट जो है वो आगे चला गया, डेडलाइन से आगे चला गया। लेट्स से 4 मंथ्स का टाइम लिया था तो 6 मंथ्स 8 मंथ्स गुजर गए, साल गुजर गए और डेडलाइन को हम मीट नहीं कर पाए। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में ये इश्यूज होते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो 75% परसेंटेज सिर्फ इन्हीं दोनों की बन जाती है। अब कुछ जो इससे बेहतर हमारा काम था, जिसमें हम देखेंगे कि काफी हद तक हम अपने गोल को अचीव कर चुके थे, उसमें 2% लिखा हुआ यूज्ड एज डिलीवर्ड। यूज्ड एज डिलीवर्ड में सिर्फ 2%, यानी सिर्फ 2% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल थे, कि डिलीवर भी हुए और फिर उसको हमने यूज भी कर लिया, ठीक है। 3% में लिखा हुआ यूजेबल विद रीवर्क, ठीक है, यानी हमने प्रोडक्ट को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि आप कुछ ये वाला रीवर्क कर दें, लाइक आप इन 2 या 3 मॉड्यूल्स पे काम करें। लेट्स से हमने कोई लोकेशन का मॉड्यूल ऐड नहीं किया था तो कस्टमर ने कहा कि नहीं, लोकेशन का मॉड्यूल भी ऐड कर दें, या हमने आधा काम किया हुआ था तो उसने हमें कोई और उसमें रीवर्क करने को दे दिया। सो वो रीवर्क करने के बाद वो यूजेबल हो गया। 3% ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे इस तरह से थे, यानी कि बेसिकली वो भी यूजेबल हो गए। 20% प्रोजेक्ट्स यूज्ड विद एक्सटेंसिव रीवर्क बट लेटर अबंडेंट, ठीक है, उस वक्त तो हमने उसको रीवर्क करके, एक्सटेंसिव रीवर्क करके उन प्रोजेक्ट्स को यूज कर लिया, यूजेबल बना लिया, लेकिन फिर बाद में उनका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने जल्दी में जस्ट उसकी रीवर्किंग करके उसको इस तरह यूजफुल बना लिया था, लेकिन बाद में उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, वो अबंडेंट हो गया। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हैं जो बता रहे हैं कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फेलियर की तरफ चले जाते हैं अगर हम उनमें सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स अप्लाई नहीं करते। दैट्स वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पहले हम देखते हैं कि एक पर्सपेक्टिव पे हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडलिंग एक्टिविटी है, दूसरे पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, और तीसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि नॉलेज एक्विजिशन एक्टिविटी है।
देखते हैं कि ये क्या है, किस पर्सपेक्टिव से ये बेहतर है और क्यों है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ मॉडलिंग एक्टिविटी। व्हाई इट्स कॉल्ड अ मॉडलिंग एक्टिविटी? मॉडलिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडलिंग का वर्ड यूज करेंगे, मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग या वट एवर, मॉडलिंग का वर्ड बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूज करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्राम्स। अब डायग्राम्स डिफरेंट हो सकती हैं। डायग्राम्स में आपकी यूएमएल डायग्राम्स भी हो सकती हैं। यूएमएल डायग्राम्स मीन्स के यूज केस डायग्राम हो गई, क्लास डायग्राम हो गई, सीक्वेंस डायग्राम हो गई, इस तरह डिफरेंट डायग्राम्स जो यूएमएल में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बनती हैं, वो डायग्राम्स भी हो सकती हैं। प्लस प्रोटोटाइप्स भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर प्रोटोटाइप्स? प्रोटोटाइप्स का मतलब हम जो डमी इंटरफेसेस बना के देते हैं, ठीक है, यानी ये प्रोजेक्ट अभी मेरे पास बना हुआ नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कस्टमर को एक ओवरव्यू मिल जाए या आइडिया हो जाए रफ सा कि इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसकी फाइनल लुक इस तरह से बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक हम प्रोटोटाइप की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि ये एक इंटरफेस है, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग करती हूँ ताकि इसका टेक्स्ट आपको विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, और इस पे मैंने यहाँ लिखा यूजर नेम, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ लिखा है पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है पासवर्ड, और इसके नीचे मैं लिख देती हूँ साइन इन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और शेप प्लेट से इंसर्ट करा देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रजिस्ट्रेशन। लेट्स से हम इस तरह से देख लेते हैं कि इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो जाए, और इसको मैं इधर कर, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसको और थोड़ा सा रियल लुक के करीब कर देती हूँ। ठीक है, अब विद इन नो टाइम मैंने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बना लिया, सिंपल सा, बहुत सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे भी प्रोटोटाइप बनाते हैं जो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में भी बनाएंगे, लेकिन ये देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन की है। अभी ये रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल मेरा डेवलप नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर में, इवन अभी मैंने पावर पॉइंट में क्या किया है कि एक डमी स्क्रीनशॉट बना दी है और यूजर को मैं इस तरह दिखाऊंगी कि ये आपका रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होगा, इस तरह से रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यूं मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डालूंगी, एक में यूजर नेम आपने एंटर करना होगा, दूसरे में आपने पासवर्ड एंटर करना होगा। साइड पे एक बटन होगा साइन इन का और उससे लॉग इन हो जाएगा। अब साइन इन का बटन, यहाँ बटन नहीं है, ठीक है, आपने एक शेप इंसर्ट की हुई है मैंने, लेकिन यूजर को क्या पता चलेगा, यूजर को ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह से अलाइनमेंट होगी। हो सकता है यूजर ये कहे कि नहीं आप इसको चेंज कर दें कि ये वाला जो, क्योंकि हमने उसको लुक बता दिया, तो हो सकता है वो ये कहे कि नहीं ये इस तरह से ठीक नहीं लग रहा, आप इसको इस तरह से कर दें। तो हमने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है यूजर पे कि वो किस तरह से चेंजेस कराता है। अगर कोई चेंजेस उसने कराने होंगे तो वो यहीं पे करा लेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मॉडलिंग डायग्राम्स। एक तो यूएमएल डायग्राम्स हो सकती हैं, दूसरे इस तरह के डमी इंटरफेसेस या प्रोटोटाइप्स भी हो सकते हैं जिसमें हमने काम करके यूजर को दिखाना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डील विद कम्प्लेक्सिटी थ्रू मॉडलिंग, ठीक है। Build models of the system and application. So software engineers deal with complexity through modeling diagrams, build models of the system and application domain, ठीक है। इसी तरह से मॉडल्स, सिस्टम के जो मॉडल्स हैं डायग्राम्स, उससे आपको समझ आ जाएगा सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी का,
और एप्लीकेशन डोमेन के लिए भी डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं। सो बच्चों, एप्लीकेशन डोमेन की अगर डायग्राम्स की हम बात करें, ऐसी डायग्राम्स जिससे हमें डोमेन का आइडिया होगा, तो वो किस तरह की डायग्राम्स हो सकती हैं? वो ब्लॉक डायग्राम्स बेटर हैं, ठीक है, कि वो हमें ओवरऑल आर्किटेक्चर देगा। तो जो आर्किटेक्चर देगा उससे हमें एप्लीकेशन डोमेन का ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, नॉलेज एक्विजिशन एक्टिविटी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज एक्विजिशन एक्टिविटी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।